नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 फरवरी सन 2026। आज अमावस्या तिथि शाम 5:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। आज यानी 17 फरवरी को लगेगा साल का पहला ग्रहण। क्या भारत में भी लागू होगा सूतक काल, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा का बजट 2 मार्च को पेश होगा। विधानसभा सेशन का शेड्यूल जारी, 17 दिन चलेगी कार्यवाही। हरियाणा के 4000 टीचर्स की नौकरी पर खतरा मंडराया। हुड्डा सरकार में अनुभव के आधार पर हुए थे भर्ती, एस्टेट पास नहीं कर पाई। भिवानी टीचर मनीषा डेथ मिस्ट्री, SDM को सौंपा ज्ञापन, बोले बेटी को नहीं मिल सका न्याय। 28 फरवरी को बड़ी पंचायत बुलाने की दी चेतावनी। अग्निवीर भर्ती में शामिल होने का मौका, 1 अप्रैल तक करवाएं रजिस्ट्रेशन, बताएंगे पूरी अपडेट। भिवानी में निवेशकों का विरोध प्रदर्शन, PACL कंपनी में डूबे, पैसे वापस दिलाने की रखी मांग, बोले 2.5 लाख लोगों के 500 करोड़ रुपए फंसे। कपास की 3 व धान, मूंगफली, ज्वार की एक नई किस्म अनुमोदित, जानिए पैदावार से लेकर बिजाई का उपयुक्त समय। हरियाणा बोर्ड ने नकल रोकने के लिए उठाए सख्त कदम, 25 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं परीक्षाएं। चंडीगढ़ PGI में 1 मार्च से शुरू होगी कार्डियक इमरजेंसी, दिल के मरीजों को तुरंत मिलेगा इलाज। हरियाणा ऑनलाइन ट्रांसफर का सेकंड फेज जल्द शुरू, 29 विभागों के 271 कैडरों के लिए होगा। कर्मचारियों से 20 फरवरी तक मांगी जानकारी। हरियाणा में बागवानी खेती को मिलेगा बढ़ावा, किसानों को मिल रही तगड़ी सब्सिडी। दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X 2 घंटे डाउन रहा। ऐप और वेब दोनों जगह नहीं चला। 1 महीने में दूसरी बार सर्विस ठप हुई। और ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हुआ। लगातार तीसरी जीत से श्रीलंका सुपर 8 में पहुंचा। निशंका ने इस टूर्नामेंट का पहला शतक लगाया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने सभी के पसीने छुटा दिए हैं। फरवरी महीने में सूर्यदेव के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। जहां दिन में धूप पसीने छुटा रही है तो रातें अभी भी ठंड का एहसास करा रही हैं, जो कहीं न कहीं वायरल बीमारियों को दस्तक दे रही है। इससे बुखार, खांसी, जुकाम, स्किन डायरिया जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। दिन और रात के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। आधी फरवरी गुजरने के बाद ही मौसम गर्म लगने लगा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म जिला पलवल रहा, जहाँ का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अंबाला का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि वर्तमान में राज्य में दिन के तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी रहेगा। 17 फरवरी यानी आज से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते 17 से 19 फरवरी के बीच सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल, फतेहाबाद और मेवात में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ ही तेज गति से हवाएं भी चलेंगी। इन जिलों के अलावा हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी हरियाणा में हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद ही गर्मी से थोड़ी राहत मिलने और ठंडक लौटने की उम्मीदें हैं। सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जाती है। इसका ज्योतिष और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। आज हम आपको साल के पहले ग्रहण के बारे में जानकारी देंगे, जो कि सूर्य ग्रहण होने वाला है। अधिकतर लोगों के मन में ग्रहण को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये भारत में दिखाई देगा या नहीं। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि यानी कि 17 फरवरी आज के दिन लगने जा रहा है। यह ग्रहण वलयाकार होगा, जिसे सामान्य भाषा में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस समय सूर्य कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और राहु के साथ युति बनाएंगे, जिस वजह से इस ग्रहण का निर्माण होगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि आज लगने जा रहा है वह भारत में दिखाई नहीं देगा। इस वजह से इसका सूतक काल भी यहाँ पर लागू नहीं होगा। पहला सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के कुछ हिस्सों, अटलांटिक महासागर, दक्षिण अफ्रीका आदि अमेरिकी देशों में दिखाई देने वाला है। आमतौर पर सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले ही इसका सूतक काल शुरू हो जाता है, अर्थात इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन पहला ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसी वजह से इसका सूतक काल भी यहाँ पर मान्य नहीं होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी व 10वीं की परीक्षा 26 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है। राज्य के 3,35,000 परीक्षार्थियों के लिए कुल 1449 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा को नकल रहित बनाने के लिए बोर्ड ने कई सख्त फैसले लिए हैं। बोर्ड की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि इस बार परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सीधी आर्थिक मार की जाएगी। अगर किसी केंद्र से पेपर आउट होता है या किसी भी वजह से परीक्षा कैंसिल करनी पड़ती है तो फिर से परीक्षा कराने का पूरा खर्च जिम्मेदारों से लिया जाएगा। इसमें केंद्र का मुखिया,
पर्यवेक्षक, ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ सम्मिलित होंगे। हरियाणा बोर्ड ने नकल पर नकेल कसते हुए सरकारी स्कूल स्टाफ की भूमिका भी निर्धारित कर दी है। जांच में यदि मिलीभगत पाई जाती है तो संबंधित कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मान्यता प्राप्त स्कूल अगर पेपर लीक में दोषी पाए गए तो जुर्माने के साथ साथ उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। साथ ही पूरी भरपाई उन संबंधित स्कूलों से की जाएगी जिनके विद्यार्थी उस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा सिर्फ उन्हीं कमरों में करवाई जाएगी जहां सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और ऑनलाइन चालू रहेंगे। परीक्षा की पूरी रिकॉर्डिंग 6 महीने तक सेफ रखनी होगी। अगर आप भी भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। बता दें कि भारतीय सेना में अग्निवीर योजना के तहत साल 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। हरियाणा राज्य के 6 जिलों अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुरुष अभ्यर्थियों और दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व चंडीगढ़ के महिला अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल तक चलेंगे। सभी योग्य उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस साल से अधिकतम आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है। अब इस भर्ती के लिए मैक्सिमम एज 21 से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी गई है। यह भर्ती प्रक्रिया का आयोजन पुरुष वर्ग में अग्निवीर सामान्य कर्तव्य, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर लिपिक, स्टोर कीपर व तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं और 8वीं पास व महिला वर्ग में महिला मिलिट्री पुलिस के लिए किया जा रहा है। इस वर्ष से अग्निवीर में भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 21 वर्ष से 22 वर्ष कर दी है। भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तारीख 1 से 15 जून तक है। किसानों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। खरीफ सीजन से पहले चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यानी HAU धान, ज्वार और मूंगफली की 1-1 और कपास की 3 नई किस्में अनुमोदित की हैं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित 2 दिवसीय कृषि अधिकारी कार्यशाला के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज ने कहा कि कार्यशाला में तय सिफारिशों को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए ताकि आगामी खरीफ सीजन में उनका पूरा लाभ मिल सके। राज्य में मूंग का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित करने और ग्रीष्मकालीन मूंग की बिजाई मार्च के दूसरे पखवाड़े से अप्रैल के पहले पखवाड़े तक करने की सलाह दी गई है। कपास व धान की जो नई किस्में आने वाली हैं वो इस प्रकार से रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं धान की नई किस्म HKR 49 की। ये अर्ध बोनी, जल्दी पकने वाली और अधिक पैदावार देने वाली किस्म 120 दिन में लगभग तैयार हो जाती है। औसत उत्पादन की बात करें तो 32 क्विंटल प्रति एकड़ और अधिकतम उत्पादन 38 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है। वहीं कपास की पहली किस्म की बात करें तो RCH 846 BG2 है। यह BT संकर किस्म है। समय पर बिजाई के लिए उपयुक्त है। अवधि 150 से 160 दिन। औसत पैदावार 14.75 क्विंटल प्रति एकड़ रहेगी। वहीं कपास की दूसरी किस्म की बात करें तो यह है RCH 951 BG2 BT संकर किस्म है। अवधि 160 से 170 दिन रहेगी। औसत पैदावार 15.7 क्विंटल प्रति एकड़ तक जा सकती है। वहीं तीसरी कपास की किस्म है रघुवीर BG2 BT संकर किस्म है। अवधि 150 से 160 दिन। औसत पैदावार 14.13 क्विंटल प्रति एकड़ तक जा सकती है। वहीं मूंगफली की किस्म की बात करें तो GNH 804 रिकमेंड की गई है। सिंचित क्षेत्र में समय पर बिजाई के लिए उपयुक्त सीधी व गुच्छेदार किस्म है। औसत उपज 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक रहेगी। तेल मात्रा 52% रहेगी। अवधि 120 से 130 दिन रहेगी। वहीं चारा ज्वार के लिए CSV 64F किस्म निर्धारित की गई है। उत्तर भारत के चारा उत्पादक क्षेत्रों के लिए किस्म उपयुक्त है। एक कटाई वाली मिठास युक्त किस्म है। हरे चारे की पैदावार 185 से 190 क्विंटल प्रति एकड़ तक जा सकती है। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज प्रदेश के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर बागवानी और ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दिशा में बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अनुदान योजना भी लागू की गई है। इस योजना के अनुसार सब्जी, मशरूम व अन्य बागवानी फसलों की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिला बागवानी विभाग के अनुसार पारंपरिक फसलों की बजाय अधिक मूल्य वाली बागवानी फसलों की खेती करने में किसानों को प्रति एकड़ 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा बांस आधारित स्टेकिंग तकनीक अपनाने पर 30,000 रुपए से लेकर 53,000 रुपए और आयरन स्टेकिंग तकनीक पर 70,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। प्लास्टिक मल्चिंग जैसे कि पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा। वहीं मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु झोपड़ी निर्माण के लिए 22,000 से 25,000 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। मशरूम ट्रे पर 15,000 से 25,000 रुपए तक अनुदान राशि मिलेगी। बागवानी मशीनरी व उपकरणों की खरीद करने पर लागत का 40% से 50% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि उन्नत तकनीक अपनाकर किसान 4 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। गाजर जैसी फसलों पर 2 लाख रुपए तक आय संभावित है।
2 मार्च को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी 2.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर सकते हैं। पिछले साल 2.05 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था। 18 मार्च तक चलने वाली इस बजट सत्र में 9 छुट्टियां होंगी। सेशन 17 दिन चलेगा। फिलहाल टेम्परेरी शेड्यूल जारी किया गया है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला 19 फरवरी को होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में होगा। सेशन की शुरुआत 20 फरवरी को सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। इसके बाद 21 और 22 फरवरी को अवकाश रहेगा। 2 मार्च को सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। 10 से 13 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। तो वहीं विधानसभा के बजट सेशन के इस टेम्परेरी शेड्यूल पर अंतिम मोहर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लगेगी। 19 फरवरी को यह मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग में स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण, सीएम नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री अनिल विज सहित 10 लोगों को न्योता भेजा गया है। मीटिंग में विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आईएनएलडी विधायक अर्जुन चौटाला शामिल होंगे। हरियाणा में मनोरंजन की पुरानी शैली यानी सांग को बढ़ावा देने की दिशा में प्रदेश की नायब सैनी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसी कड़ी में धनपत सिंह सांगी की स्मृति में इस साल धनपत सिंह सांगी पुरस्कार की घोषणा की जानी है। इसके लिए 23 से 27 फरवरी तक कुरुक्षेत्र के कलाकृति भवन हरियाणा कला परिषद के भरत मुनि रंगशाला के सभागार में इस सांग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह सांग महोत्सव हरियाणा का एक प्रमुख पारंपरिक लोक नाट्य उत्सव है, जो सांगी यानी कलाकारों द्वारा संगीत, नृत्य और लोक कथाओं के माध्यम से सामाजिक नैतिकता और पौराणिक कहानियों का मंचन करता है। इनमें प्रस्तुत किए गए नाटक आमतौर पर बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं। हरियाणवी संस्कृति को जीवित रखते हुए सांग पार्टियां इस महोत्सव में अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगी। इस सांग महोत्सव का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा। इस महोत्सव में नगाड़ा वादन, लोक गायन और 3 से 5 घंटे तक चलने वाली लंबी सांग प्रस्तुतियां दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगे। यहाँ सांगी कलाकार पौराणिक कथाओं जैसे राजा हरिश्चंद्र, लीलो चमन, प्रहलाद भगत के चरित्रों में प्रस्तुति करके लोगों को पुराने इतिहास से रूबरू कराते हुए दिखाई देंगे। हरियाणा के लगभग 4000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल ये शिक्षक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में विज्ञापन संख्या 2/2012 के तहत अनुभव के आधार पर नौकरी पाए थे। अब सरकार की ओर से एक बार फिर से एस्टेट पास नहीं करने वाले प्राथमिक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। हालांकि सरकार ने इन शिक्षकों को एक बड़ी राहत देते हुए तय किया है कि यदि ये टीचर्स अगले साल मार्च तक हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट पास कर लेते हैं तो इनकी नौकरी जारी रहेगी। 4 वर्ष के शिक्षण अनुभव के आधार पर चयनित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2015 तक एस्टेट पास करना था। बाद में 2017 में विभाग ने नियुक्ति पत्रों में यह शर्त जोड़ दी थी कि उन्हें भविष्य में परीक्षा पास करनी होगी। कई साल बीत जाने के बाद भी कुछ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं कर सके, जिसके चलते सरकार ने अब अंतिम समय सीमा तय कर दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 1 सितंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी है। यह नियम उन सभी शिक्षकों पर लागू होगा जो साल 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट लागू होने के बाद नियुक्त हुए थे। भिवानी जिले के ढाणी लक्ष्मण गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को लोहारू स्थित एसडीएम कार्यालय में मनीषा मौत प्रकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मामले का शीघ्र खुलासा करने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी जारी की कि परिवार को न्याय नहीं मिला तो 28 फरवरी को बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी। बता दें कि इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन मौत कैसे हुई इसमें कोई खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने एसडीएम से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से मिलवाएं ताकि वे अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचा सकें। ग्रामीणों ने कहा कि मनीषा प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाई जाए। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और क्षेत्र में शांति बनी रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो 28 फरवरी को बुडेड़ा कन्नी में एक बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी। इस पंचायत में 52 से 84 खाप सहित हरियाणा स्तर की बड़ी पंचायत आयोजन करने पर विचार किया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। हरियाणा सरकार मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ऑनलाइन तबादला अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। इस चरण में 29 विभागों एवं बोर्डों के 271 कैडरों को शामिल किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे 20 फरवरी तक अपने यूजर आईडी से लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल में दर्ज विवरण को ध्यानपूर्वक जांच लें। यदि किसी कर्मचारी की जानकारी में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो वे उसे तुरंत पोर्टल पर दर्शाए गए संबंधित चेकर से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने होंगे ताकि सही जानकारी दर्ज की जा सके। डेटा का सही और समय पर अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि
इसी के आधार पर सेवा अवधि, मेरिट अंक और पात्रता निर्धारित की जाएगी। कर्मचारी इंट्रा हरियाणा पोर्टल पर एम्प्लॉय लॉगिन के बाद प्रीलाइमरी अपडेशन ऑफ डेटा विकल्प के माध्यम से अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों को न्यायालय के आदेश, मृत्यु प्रमाण पत्र, अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, UIDAI प्रमाण पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज संबंधित चेकर को प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही बताया गया है कि सभी कर्मचारी मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 और उसके संशोधनों को भली भांति पढ़ लें और 20 फरवरी 2026 तक अपनी प्रोफाइल का सत्यापन और अपडेट सुनिश्चित करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक में स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां एडहोक आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही है। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी है। सैलरी की बात करें तो 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। भिवानी में तपजप संगठन के बैनर तले पीड़ित निवेशकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी लघु सचिवालय के सामने सुरेंद्र सिंह पार्क में इकट्ठा हुए। वहीं विरोध प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए DC के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा, जिसके माध्यम से बर्ड्स एक्ट 2019 लागू करवाने और उनके ठगे गए पैसे वापस देने की मांग की है। पीड़ित निवेशकों ने कहा है कि PACL व अन्य कई कंपनियां पैसे खाकर भाग गई है। भिवानी जिले से तकरीबन 2.5 लाख निवेशक हैं। वहीं देश भर में 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसे का गबन किया गया है। भिवानी जिले का तकरीबन 500 करोड़ रुपए कंपनी में डूबा हुआ है। भारत सरकार ने बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया है, उसको लागू करवाना चाहते हैं। तपजप संगठन के जिला अध्यक्ष रमेश तंवर ने कहा है कि उनके पिछले करीब 2 सालों से दस्तावेज DC ऑफिस में जमा है। बर्ड्स एक्ट के तहत करीब 2.25 लाख लोगों के आवेदन जमा है, लेकिन पैसे वापस नहीं मिले हैं। सरकार से गुहार है कि सभी का पैसा वापस दिलाया जाए। सभी ने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई जमा करवाई हुई है, वह जल्द से जल्द वापस दिलाई जाए। 5 से 6 लाख लोग ऐसे हैं जो भिवानी में पीड़ित हैं। पंजाब के अमृतसर स्थित अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाली प्रसिद्ध रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव किया गया है। इस संबंध में प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सेरेमनी अब शाम 5 बजे प्रारंभ होगी, जबकि पहले इसका समय शाम 4:30 बजे निर्धारित किया गया था। मौसम में बदलाव और दिन के देर से ढलने को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इसी कारण अब परेड आधा घंटा देरी से यानी शाम 5 बजे शुरू की जाएगी। अटारी वाघा बॉर्डर पर हर दिन हजारों की संख्या में लोग इस भव्य आयोजन को देखने के लिए पहुंचते हैं। भारत और पाकिस्तान के जवानों द्वारा की जाने वाली सिंक्रोनाइज मार्च, जोश से भरे कदमकाल, राष्ट्रगान और झंडा उतारने की आकर्षण प्रक्रिया दर्शकों में देशभक्ति की भावना भर देती है। जैसे ही भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजते हैं तो पूरा माहौल राष्ट्र प्रेम से सरोबार हो उठता है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यह सेरेमनी एक खास आकर्षण का केंद्र है। यह आयोजन भारत पाकिस्तान सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं की अनुशासन और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। पर्यटकों से अपील की गई है कि वे समय में हुए इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि वे इस प्रेरणादायक और गौरवपूर्ण रिट्रीट सेरेमनी का पूरा आनंद उठा सकें। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 650 अंक की तेजी के साथ 83,277 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में 212 अंकों की बढ़त देखने को मिली और ये 25,683 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी रही, तो वहीं निफ्टी 50 के 35 शेयरों में तेजी देखने को मिली। एनर्जी, बैंकिंग और फार्मा शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है। चांदी के दाम में लगातार तीसरे कारोबारी दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1486 रुपए गिरकर 2,40,947 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,333 रुपए बढ़कर 1,54,098 रुपए पर पहुंच गई है। हालांकि पिछले 3 कारोबारी सत्रों में चांदी 25,502 रुपए और सोना 3,224 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,41,154 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।